बजट में इकोनॉमी के विस्तार पर जोर होगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप होगा, ये जानकारी मिल रही है और ये बताया जा रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसे रोड मैप के तौर पर इस बजट में पूरा रोड मैप रखा जाएगा। और एक और बड़ी खबर, कुछ देर में वित्त मंत्रालय से निकलेंगी निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी, उनसे मंजूरी लेंगी। ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति, ये जो परंपरा है कि वित्त मंत्री जाती हैं राष्ट्रपति के पास पहले बजट से उनसे मंजूरी मिलती है, फिर वो कैबिनेट आती है, कैबिनेट में बजट रखा जाता है, उसके बाद फिर संसद में कैबिनेट की मंजूरी के बाद बजट आएगा। अब क्या आज इनकम टैक्स में बड़ा ऐलान हो सकता है, इस पर हमारी नजर है। एक्सपर्ट से सीधा सवाल भी करेंगे, उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अब बजट में टैक्स स्लैब बढ़ाया जा सकता है, नौकरी पेशा लोगों को मिल सकती है राहत। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और जिस तरीके से लगातार एक्सपर्ट्स के साथ हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान क्या संभव है। और एक और बड़ी बात ये कि आज बजट में क्या टैक्स स्लैब को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, बस कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। लेकिन आपको दिखाते हैं मौजूदा टैक्स स्लैब में न्यू टैक्स रिजीम कैसा है। नई टैक्स व्यवस्था में 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स लगता है, 6 से 9 लाख तक 10% की दर से कर चुकाने का प्रावधान है। वहीं 9 से 12 लाख वालों के लिए 15% टैक्स देना होता है, 12 से 15 लाख को 20% और 15 लाख से ऊपर आय वालों को 30% चुकाना पड़ता है। हालांकि आपकी आय 7 लाख तक है तो टैक्स रिबेट हो जाता है, यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। और ये आपको टैक्स रिजीम के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, और सवाल है कि क्या इस बार बजट में नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब के अंदर कोई बदलाव किया जा सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से नई टैक्स व्यवस्था लागू की गई, लेकिन बजट 2023-24 के दौरान इसमें कुछ बदलाव भी किए गए, जैसे 7 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई। इसके अलावा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल किया गया। वही बेसिक टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया। अब सवाल है कि क्या क्योंकि सरकार का फोकस नई जो टैक्स रिजिम है उस पर ज्यादा है तो इसी में कुछ बदलाव होंगे, या जो जिनके पास पुरानी टैक्स रिजिम है उनको भी सरकार कुछ राहत देगी। बिल्कुल, और अब आपको दिखाते हैं बजट से नौकरी करने वाले क्या उम्मीद रखते हैं। नौकरी पेशा लोग, उनकी मांग क्या होती है। नौकरी पेशा को नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की आस है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 मिलता है इसमें, लेकिन इस सीमा को पार करते ही वो टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। यानी सैलरी 8 लाख हो तो करीब 30,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि नौकरी पेशा पुरानी कर व्यवस्था से नए में क्यों आए, ये एक सवाल बना हुआ है। और नई टैक्स व्यवस्था में पुरानी जैसी छूट क्यों नहीं मिलती, तो नई टैक्स व्यवस्था को लेकर सवाल है। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहना चाहते हैं, ये मांग भी रहती है। बिल्कुल, और हमारे साथ देखिए जाने माने सीए सुनील गर्ग भी ज्वाइन कर चुके हैं आज टैक्स एक्सपर्ट, तो जल्दी से उन्हीं से बात कर लेते हैं। निधि, हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी, पहले तो आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। मुझे ये बताइए, टैक्स को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, आप तो टैक्स पर बहुत बात करते हैं टीवी पर, क्या आपके पास खबर है या क्या आप कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स? मैं उम्मीदें नहीं पूछ रहा हूं, आप कहना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए गौरव, मुझे लगता है कि ये जो बजट होगा ये कोर्स करेक्शन का बजट होगा। पिछले 10 साल में सरकार ने एक टैक्स पॉलिसी को फॉलो किया है और पिछले 4 साल पहले जब नई टैक्स रिजीम लाए थे, सरकार की बहुत कोशिशों के बाद भी वो टैक्स रिजीम नई वाली कोई लोग अपना नहीं रहे हैं, बाई फोर्स आप अपना रहे हैं। उसका कारण है उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखिए कि आप हमेशा सैलरीड एम्प्लॉई या जो हम नौकरी पेशा कर्मचारी है वो कुछ उम्मीद करता है सरकार से कि भाई मुझे कोई ना कोई राहत आप दीजिए। आपने HRA की छूट खत्म कर दी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मकान देंगे 3 करोड़ लोगों को और HRA की आप छूट खत्म कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को, मिडिल क्लास को राहत देने का सरकार ने एक मन बनाया है। और जैसा कि चुनावों में जो रिजल्ट्स आए हैं तो कहेंगे कोर्स करेक्शन की बात तो है कि मिडिल क्लास फैमिली को राहत। ये आपने बड़ी यहाँ पे साई ऑफ रिलीफ दी है कि कोर्स करेक्शन यानी टैक्स रिजीम में कुछ तो चेंज करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ओवरहॉलिंग की जरूरत है टैक्स रिजीम में। आप एक जो भेड़चाल चली जा रहे हैं कि आप सोचते हैं कि 2.5 लाख या 3 लाख का स्लैब में रख दिया और 7 लाख तो हम कोई टैक्स नहीं ले रहे, ऐसा नहीं है। जैसे ही 7 लाख आप क्रॉस करते हैं आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है। सरकार एक तरफ तो कहती है क्रीमी लेयर जो है वो 8 लाख है और 7 लाख रुपये टैक्स ले रहे हैं। आप कहते हैं कि 15 लाख रुपए जो कमाने वाला है उसको 30% हम स्लैब में डाल दें। आप सोचिए, एक आदमी जो 1.25 लाख रुपये महीने कमा रहा है,
अगर उसके बाद आप 30% टैक्स ले रहे हैं, उसको 1.25 लाख में अपने बच्चों की फीस भी देनी है, मकान का किराया भी देना है, आपको अपनी रीपेमेंट भी करनी है, आपके ज़रूरी खर्चे भी हैं, आप उसे 30% की उम्मीद करते हैं। यानी 15 लाख वाला स्लैब वाला और 50 लाख स्लैब वाला आपके हिसाब से सेम है क्या उनके? ये निधि बड़ा बहुत बड़ी पॉइंट बात है, क्योंकि 2020 में सर वित्त मंत्री जी कहती है कि नए टैक्स रिजीम में आप देखिए, हमने आपको इनकम दे दी, आप खुद इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन 15 लाख वाले के पास डिस्पोजेबल इनकम है कितनी? ठीक है, ये इस पर 2020 में नई टैक्स रिजीम आई और उसको लेकर अब पुरानी व्यवस्था भी है, नई व्यवस्था भी है। सवाल ये है कि जो सेविंग्स है, जो छूट है, वो पुरानी व्यवस्था में ज्यादा मिलती थी, नई में नहीं मिल रही है। इसको लेकर आप क्या? लेकिन देखिए, ये फिलॉसफी थी सरकार की और ये सैद्धांतिक रूप से इस बात का फैसला किया गया और इसीलिए दुविधा है टैक्स रिजीम को लेकर। सरकार ये चाहती है कि बचतों की जिम्मेदारी आप खुद उठाएं, आपको अपनी जिम्मेदारी, हम टैक्स की स्लैब या टैक्स की दरें कम रखेंगे, बचत को प्रमोशन नहीं देंगे और उसका नुकसान भी हुआ। अगर आप भारत की बचत दर को देखें पिछले 5-6 साल में, तो फिनेंशियल सेविंग्स तेजी से गिरी हैं, क्योंकि भारत में लोग प्रोत्साहन के आधार पर बचत करते थे और 80C जो सबसे महत्वपूर्ण धारा थी इनकम टैक्स की, जिसमें बचत को प्रोत्साहन दिया जाता था, सरकार ने उसे पीछे छोड़ दिया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन अब यहाँ 2 बड़ी दुविधाएं हैं। वित्त मंत्रालय नए इनकम टैक्स एक्ट की तैयारी कर रहा है, जिसके पर एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है। क्या उसके आने तक इंतजार किया जाएगा इनकम टैक्स व्यवस्था को ओवरहाल करने का और ये 2 व्यवस्थाएं चलने दी जाएंगी? हम हर बजट से पहले ये सोचते हैं, देखते हैं कि शायद सरकार इन टैक्स की व्यवस्था में कोई बदलाव करेगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता। लेकिन अंशुमन जी, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, सरकार न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा प्रमोट करती दिखती है और ओल्ड, ऐसा लगता है कि वो फेज वाइज ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाना चाहते हैं। क्या इसी तरफ ये ट्रेंड इस बार भी होगा? न्यू टैक्स रिजीम सरकार के फोकस में है और वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनी हुई है, जहां जो क्रिटिकल गैप है, जहां जिसकी उम्मीद की जा सकती है। अब दुविधा यही है कि वित्त मंत्री को इस चुनाव के बाद ये सारी चीजें डिस्कस करके तैयारी का समय मिला कि नहीं मिला। 9 से 12 लाख वाले स्लैब में बदलाव किया जाए या 15 लाख से ऊपर वाले स्लैब में बदलाव किया जाए। अगर आप 15 लाख से ऊपर वाले स्लैब को बदलकर उसको 30 लाख की इनकम कर देते हैं, तो ऊपर के इनकम के, हायर इनकम के लोगों को फायदा होगा, लेकिन अगर आप बीच के हिस्से में करते हैं तो मिडिल क्लास को फायदा होगा। दोनों में से कोई एक बदलाव करने का प्रस्ताव था। लेकिन अगर आप सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन देखें इनकम टैक्स का, तो बहुत अच्छा है। वो कहीं से सरकार को इस बात के लिए प्रेरित नहीं करता कि रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है, पर लोग, जो आम लोग, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो तो उम्मीद करते हैं कि उनको सेविंग्स में मिले, छूट मिले, ज्यादा मिले नई टैक्स रिजीम में। नहीं, तो वो जिन पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपनी फिलॉसफी वो ये है कि जिनको सेविंग करनी वो पुरानी टैक्स रिजीम में रहें, वहां उनको है। जहां क्रिटिकल गैप दिख रहा, मैं बता रहा हूं, वो गैप है हाउसिंग को लेकर। हाउसिंग के प्रमोशन के लिए जो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, उसे बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि लोग मकान खरीद सकें। लेकिन इनकम टैक्स के अपने हिसाब में बताते हैं कि इनका फायदा बहुत बड़े क्लास को नहीं मिलता। नई रिजीम इसलिए लाई गई थी क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का एक पूरा चैप्टर है, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था कि इनकम टैक्स की अधिकांश रियायतों का फायदा 15 से 20 लाख रुपए से ऊपर के लोगों को मिलता है, नीचे के लोगों को इनकम टैक्स की रियायतों का फायदा ही नहीं मिलता। इसलिए वो पूरी इनकम टैक्स की इंसेंटिव की स्कीम्स खत्म की गई और यह तय किया गया कि नहीं, एक अल्टरनेट रिजीम लेकर आएंगे। ये जो आपने बात कही, ये बड़ी बात है। और सुरभि के पास मैं जाऊंगा। सुरभि, आपके पास आलोक पुराणिक जी भी हैं। आलोक जी भी अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से समझते हैं। उनसे अगर आप बात करें, कई लोग ये तर्क देते हैं कि टैक्स छूट बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा बाजार में आएगा, इससे सरकार की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। इस बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं? आलोक सर, सैलरी क्लास को ध्यान में रखकर टैक्स नियमों में बदलाव, इस वक्त हर कोई सुनते हुए आप जैसे इकोनॉमिस्ट के जरिए ये जानना चाहता है कि सरकार क्या सोच रही है इनके लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव परिणाम के बाद अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी के एंगल से भी देखें, और इस देश में चुनाव कभी ख़त्म नहीं होते, चुनाव एक के बाद दूसरे चुनाव आते हैं, महाराष्ट्र का और दिल्ली का, तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी मूड में सरकार को होना चाहिए। मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी राहत। सर, इसमें, इस डिजिटल टैब में क्या सोच कर रखी गई हैं चीजें? आम मिडिल क्लास के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर का इंतजार हम कर रहे होते हैं हमेशा, ये जानते हुए कि अब से थोड़ी देर बाद जब ये डिजिटल टैब खुलेगा तो क्या अनाउंस होगा। हाँ, मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास वाकई सरकार की चिंता में अभी मुझे दिखाई पड़ता है, और सरकार को इकोनॉमी के लिहाज से भी, पॉलिटिक्स के लिहाज से भी मिडिल क्लास की जेब में कुछ पैसा छोड़ना। आलोक सर, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। ओवर टू यू पीयूष। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पूरी टीम के साथ बजट लेकर बाहर आ चुकी हैं और लाल कवर में ढके हुए टैब में वो बजट को फोटो ऑप के लिए बाहर आई हैं। ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद यहाँ से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी और राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी लेने के बाद
वो राष्ट्रपति से मिलकर के फिर संसद जाएंगी, जहां पर कैबिनेट से बजट की मंजूरी लेंगी और उसके बाद ठीक 11 बजे वो लोकसभा में बजट को पेश करेंगी और आम जनता की आशाओं और उम्मीदों से संबंधित घोषणाएं करेंगी। जो विकसित भारत की नींव है, उसकी योजना है, उसको पेश करेंगी। और अब वित्त मंत्री यहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन के लिए जा रही हैं। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और उनकी टीम के कई सहयोगी भी हैं, जो राष्ट्रपति से मिलकर के औपचारिक मंजूरी लेने के बाद वहां से संसद जाएंगी और कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद बजट को पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए वो सीधा रवाना हो रही है। अपनी बात को कंप्लीट करिए आलोक सर। मध्य वर्गीय सैलरी क्लास के जेब में कुछ ज़्यादा पैसे आए, इससे बजाय बाकी चीज़ों के इनकम टैक्स की शुरुआत 8 या 10 लाख रुपए से हो, ठीक है, और जो इससे कमी आए वो ले लिया जाए उन ऊपर वालों से, 200 अरबपतियों से, ताकि वो कंपनसेशन किया जा सके। एक भालू और रीछ के बॉडी से आप 5-6 बाल एक्स्ट्रा निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गंजा है जिसके पास कुछ 4 बाल हैं, लो मिडिल क्लास वाला, उसको जितनी राहत दी जा सके अल्टीमेटली इकॉनमी पे वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। थोड़ी देर में क्या नवनीत सर ये होगा, सुनाई देगा हमें, जहां उस राहत की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं? मुझे लगता है अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी कंसिडरेशंस को देखें, आई टेंड टू एग्री विद सर कि जो लोअर मिडिल क्लास को छूट देने का विषय है उसके आर्थिक और राजनीतिक लाभ बहुत ज़्यादा है। सो आई वेरी मच एक्सपेक्ट कि वित्त मंत्री इस बारे में सीरियसली सोचेंगी, और चाहे वो 5 लाख हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, एक उनका विषय है, लेकिन उसके जो कंजम्पशन पे इफेक्ट है और उसके वोट पे इफेक्ट है, दोनों बहुत सकारात्मक होने वाले हैं। आर्थिक और राजनीतिक लाभ, ये शब्द सुना गौरव आपने, जहां पर एक्सपर्ट्स ये साफ तौर पर कह रहे हैं अब ये साफ हो जाएगा कि आखिर क्या सोचकर ये बजट इस बार तैयार किया गया है। गौरव, बिल्कुल, अब देखना होगा सुरभि की बजट में क्या कुछ होता है, उम्मीदें क्या होती है। एक और बड़ी खबर बता दें, फिर हमारे यहाँ पर गेस्ट बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कैसा होगा बजट। बड़ी बात यह कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 80C का दायरा बढ़ सकता है इस बजट में। बहुत बड़ी बात है, सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख तक कर सकती है और ये फिर राहत होगी। स्वास्थ्य बीमा के तहत 80C में छूट संभव है, जो कि बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, तो देखिए वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं। वो तस्वीरें हमने आप दिखाई है यहाँ पर, और वो तस्वीरें उनके हाथ में वो सुर्ख लाल पाउच जिस पर अशोक की लाट का चिन्ह है और उसमें वो टैब है जिसमें बजट है। लेकिन अब आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के बारे में बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इसमें भी बदलाव की आस आज देश का टैक्स पेयर लगा रहा है। आज साल 2015 में ओल्ड टैक्स रिजीम के छूट से जुड़े सेक्शन 80C में बदलाव किया गया था, साल 2015 में। उसके बाद बदलाव नहीं हुआ। 80C में निवेश पर छूट की सीमा 1 लाख से 1.5 लाख कर दी गई थी। इसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार सरकार 80C में भी छूट को बढ़ा सकती है, क्योंकि 2020 में देश की शुद्ध घरेलू बचत 23,29,000 करोड़ थी, जो 2021-22 में 17,12,000 करोड़ हो गई, यानी बचत कम हुई। वही 2022-23 में बचत 14,16,000 करोड़ रुपए रह गई। तो लोग डी इंसेंटिवाइज हुए हैं, डीमोटिवेट हुए हैं। इसलिए फिक्र की बात है कि टैक्स ना घटने से बचत घट रही है। बचत में 3 साल में पूरे 9 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी यहाँ पर ये बड़ा मुद्दा है। और मिडिल क्लास के लिए क्या ऐलान किया जा सकता है इस बजट में? उम्मीदें मिडिल क्लास से बहुत ज्यादा है। आइए जान लेते हैं उम्मीदें क्या है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाए, ये मिडिल क्लास की उम्मीद है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी हो, सरकार 80C से मिलने वाली छूट में इजाफा करे। 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा छूट में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि 2024 में 9% औसत सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान फ्यूचर ऑफ पे 2024 के सर्वे से लगाया गया है। औसतन महंगाई दर 5% की रफ्तार से बढ़ी है और इसके अलावा नौकरी पेशा सैलरी पर टैक्स देता ही है। खाने पीने का भी टैक्स चुकाता है नौकरी पेशा, और सभी टैक्स चुकाते हैं। यात्रा करने पर टैक्स ज्यादा देना होता है, बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स देना होता है, इलाज और दवाई में भी टैक्स जाता है, कोई भी सामान खरीदने पर टैक्स देना पड़ता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये जानकारी मिल रही है। और फिर उसके बाद राज्यपाल से, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और बजट पे मंजूरी लेंगे निधि। लेकिन हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं संपत कुमार जी, एग्रीकल्चर से होने वाली राघवेंद्र कुमार जी, एग्रीकल्चर से होने वाली कमाई तो टैक्स फ्री है, बट आई एम श्योर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट टैक्स जरूर देते होंगे। तो आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं, टैक्स में क्या हो इस बार? एज ए मिडिल क्लास और एग्रीकल्चर से
जी नहीं एज अ मिडिल क्लास आपको, आपके लिए, खुद के लिए। यस, एज अ पर्सन मिडिल क्लास, यस ऑफ कोर्स, हमको अगर मिलेगा तो अच्छा होगा एज अ मिडिल क्लास पर्सन। और नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन विश एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली प्लानिंग फॉर तो समथिंग। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ। ठीक एज है। इंडिविजुअल मिडिल क्लास लोगों के लिए डेफिनेटली देयर शुड बी सम। जी ठीक। गौरव हमारे साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं विजय सरदाना जी। एक बड़ी खबर आ रही है विजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर बताएंगे आगे, लेकिन तब तक क्विक रिएक्शन मैं आपसे ले लूं। कितना स्पेस आप देखते हैं सरकार के लिए ये पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, कितना परसेंटेज? देखिए, सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर सरकार के पास पैसा होता तो हर साल इतनी बोरोइंग लेके अपने ऊपर कर्जा नहीं लेती सरकार। सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि अपने ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं उनको कैसे कम किया जाए, और जो आम आदमी है और जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है सरकार के अपने खर्चे के लिए, चाहे वो पर्सनल टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, जीएसटी वगैरह वगैरह, सरकार उसमें रियायत देने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है कि इस समय सरकार के पास एक ही सबसे बड़ा जो काम कर सकती है सरकार, जो इकोनॉमिक सर्वे ने एक्नॉलेज किया है कि प्राइवेट कैपिटल इस देश में जितना आना चाहिए। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसका मतलब ये है कि बाजार, आत्मनिर्भर भारत के लिए तो इतना काम कर रही है सरकार, ये कागजों में हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे जो करप्शन है, आज आप एमएसएमई आपका बर्बाद हो चुका है। आप किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले से पूछ लीजिए, इंस्पेक्टर राज और जो करप्शन के रेट हैं वो बढ़ गए हैं। ये जब तक सरकार नहीं हटाएगी तो आप ये टैक्स की जो टिंकरिंग है इससे कुछ होने वाला नहीं। अच्छा देखिए, एक इसीलिए आपको फंडामेंटल, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक खबर बता दूं फिर आ रहा हूँ। शेयर बाजार का हाल भी देख लीजिए। शेयर बाजार जो खुला है वो निफ्टी अभी जो है 50 अंक ऊपर है और सेंसेक्स जो है वो करीब 200 अंक के आसपास ऊपर दिख रहा है। तो शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा बजट स्पीच के बाद सेंसेक्स और निफ्टी का क्या हाल होता है। फिलहाल शेयर बाजार में ग्लोबल इंडेक्सेस जो बता रहे हैं वो उनके हिसाब से भी, और जो एशियन मार्केट्स हैं उनके हिसाब से भी ये कह सकते हैं कि शेयर बाजार अभी ठीक है, अपने जो उसका ट्रेंड है, अपलिफ्ट मूवमेंट जो है उसमें वो तो दिख रहा है, लेकिन आगे देखना होगा शेयर बाजार। हालांकि ऊपरी अंकों से नीचे भी आया। विजय जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। वही कह रहा था, शेयर बाजार भी इस बात से उम्मीद कर रहा है कि सरकार इस बार शायद कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगी जिससे प्राइवेट कैपिटल को बढ़ावा मिले, और जब प्राइवेट कैपिटल को बढ़ावा मिलेगा तो आपके देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो मेक इन इंडिया स्ट्रेंथन होगा। प्राइवेट कैपिटल आएगा तो जॉब क्रिएशन होगा। प्राइवेट कैपिटल और आएगा और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा तो आपको टैक्स और जीएसटी मिलेगा। इस समय एकमात्र ऑप्शन सरकार का ये है कि जो पुराने कानून हैं जिसमें करप्शन के रास्ते हैं, परफॉर्मेंस के रास्ते नहीं है, हर कदम पे करप्शन के रास्ते हैं, जब तक आप उन घटिया पुराने कानूनों को नहीं हटाओगे इस देश का भला नहीं होगा। सिर्फ जिसको आप मिडिल क्लास बोलते हो और जो सरकारी नौकरी की बात करते हो वो सिर्फ करप्शन के भरोसे जिंदा है। नहीं तो वो सरकारी जो इंस्पेक्टर्स हैं, आप उनकी शानो शौकत देख लीजिए, क्या वो सरकारी नौकरी से आती हैं? कहने का मतलब ये है, बहुत बड़ा इशू, रोजगार तो है ही जब आपके यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर सर्वे में भी कहा गया नौकरियां चाहिए। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपकी स्टैग्नेंट है, वहां रोजगार नहीं हो रहा। हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की, जो आदमी ताजा कच्चा माल नहीं खा पा रहा उसमें वैल्यू एडेड माल कैसे खाएगा? लोगों के पास क्षमता नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, इंपोर्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि देश में खपत तो है, लेकिन जो पॉलिसीज आपकी हैं जिसके कारण इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, एंटरप्रेन्योरशिप सफोकेट हो रहा है, ये सिर्फ कहने से मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से काम नहीं चलेगा। हालांकि निधि, एक बात मैं स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी यहाँ एक्सपर्ट्स के साथ अब करना चाहूंगी, क्योंकि आप शेयर बाजार की खबरों के बारे में बता रहे हैं और शेयर धारकों को बजट 2024 से काफी उम्मीदें हैं। ये एक और बड़ी खबर, क्योंकि लंबी अवधि के निवेश पर राहत की उम्मीद और निवेश पर टैक्स में छूट मिल सकती है। हालांकि आलोक सर, सवाल उस लिहाज से जहां हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं और ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स ज्यादातर स्टॉक मार्केट में जितना इन्वेस्ट करते हैं, उस लिहाज से भी क्या हम बजट में इन शेयर धारकों को सोचते हुए कुछ उम्मीद रखें? देखिए, अगर पिछले एक महीने के आप स्टेटमेंट देखें, जो सेबी यानी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर के चेयरमैन, उन्होंने इस बात पे चिंता व्यक्त की है कि सट्टेबाजी की ओर बहुत हमारे छोटे इन्वेस्टर्स जा रहे हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना लेस रिस्की है। छोटे इन्वेस्टर्स को अगर सीधे अगर आप लेके जाएंगे शेयर्स में
या कि उसके सट्टे वाले सेगमेंट में, तो सबके लिए रिस्की है। ओके। इकोनॉमिक सर्वे हमको बताता है कि 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है, 15 करोड़ अमेरिका की आधी पॉपुलेशन है। एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है कि इसको लेना चाहिए सीरियसली। मेरा सिंपल सजेशन ये होगा कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी सी राहत दी जाए इन्वेस्टर को कि भैया इसके थ्रू आओ, डायरेक्ट शेयर्स में लगाने के बजाय आप आओगे म्यूचुअल फंड के थ्रू तो थोड़ा सा आप कम रिस्क पर रहोगे। तो ये पॉलिसी गाइडलाइंस बजट दे सकता है कि म्यूचुअल फंड के जरिए जो आपको कैपिटल गेन होगा थोड़ा सा कम हम टैक्स करेंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। थोड़ा सा आलोक जी ने बड़ी बात कही, क्योंकि म्यूचुअल फंड में देखिए इनफ्लो भी बहुत रिकॉर्ड लेवल पर है सुनील जी। और शेयर मार्केट के बारे में हम बात भी करेंगे। जो शेयर बाजार की बात करें सट्टेबाजी की, इसको और सरल भाषा में और सटीक भाषा में बात करें तो F&O, जिसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे में भी वायदा कारोबार में लोग बहुत पैसा गंवा रहे हैं, चिंता जताई गई है। तो आपको लगता है कि वो F&O, फ्यूचर ऑप्शंस, कॉल पुट, इस वाले शेयर मार्केट में जो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उस पर कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर तो सरकार ने मान ही लिया है कि ये सट्टेबाजी है, इसीलिए उसको बिजनेस इनकम में ले गए और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मान लेते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात है, सरकार ने पहले कह रखा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं उस पर 12 महीने के बाद तो हम 10% का टैक्स उस पर लेंगे आपसे। लेकिन मेरा इसमें कंसर्न है, कॉन्ट्राडिक्शन की बात मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में आइए, हम आपसे टैक्स 10% लेंगे, लेकिन जो नौकरी पेशा हैं, सीनियर सिटीजन हैं और विशेषकर महिलाएं, वो अपना पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहती है क्योंकि रिस्की है वो। अगर आप सरकारी स्कीम में भी लगाते हैं उसको तो उस पर टैक्स आप 30% लेते हैं। जो 1 लाख की छूट आपने शेयर मार्केट में दे रखी है वो छूट आप सीनियर सिटीजन को भी दे दो ना ब्याज के ऊपर, जो 80TT में छूट मिला करती थी। यानी कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करने की जरूरत है। जो मैं कोर्स करेक्शन की बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और शेयर मार्केट में आप कभी भी झटका खा सकते हैं, और अगर ऐसा लगा, अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि बहुत बड़ी आफत आएगी। सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नजर शेयर मार्केट पर है और उसी के आधार पर ही अगर बजट हो, क्योंकि रेस्पॉन्स वहीं से ही सबसे ज्यादा सामने आता है। तो शेयर बाजार को लेकर एक जानकारी है जो दर्शकों के साथ साझा कर देते हैं। जान लेते हैं शेयर बाजार निवेशक इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं। निवेशक चाहते हैं लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म के निवेश पर 0% टैक्स लगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया जाए, डिविडेंड पर टैक्स नहीं लिया जाए क्योंकि निवेशक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी दे रहे हैं। लंबी अवधि के निवेश से अर्थव्यवस्था को फायदा भी मिलता है, निवेश से इकोनॉमी को मजबूती मिलती है। तो इसीलिए बहुत बड़ी बात है कि शेयर बाजार में क्या बूस्ट देखने को मिलता है बजट के बाद। बिल्कुल, और बजट से शेयर बाजार राहत की आस इसलिए लगा रहा है क्योंकि निवेशक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT के तहत हर ट्रांजैक्शन पर 0.1% का चार्ज देता है। शेयर पर कैपिटल गेन टैक्स भी लिया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी 1 साल से कम अवधि पर 15% टैक्स और 1 साल से ज्यादा की अवधि पर 10% टैक्स। इसके अलावा साल भर में 5000 से ज्यादा डिविडेंड मिलने पर भी 10% TDS भी कटता है। लेकिन बाजार की मांग है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भले बदलाव ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री किया जाए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज भी कम किया जाए। हालांकि बता दें कि साल में 1 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं होता है। और आइए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। बजट के दिन बाजार का हाल कैसा रहा और इस बारे में इतिहास क्या बताता है। जब बजट आता है तो बाजार कैसे रिस्पॉन्ड करता है, आइए बताते हैं आपको। 2023 की बात बताएं तो इसमें देखिए सेंसेक्स में उछाल आया, 0.27% उछाल आया और निफ्टी में 0.2% उछाल आया। फिर 2022 में देखिए जब बजट आया उसमें रिस्पॉन्स कैसे देखने को मिला, 1.40% रिस्पॉन्स आया, बढ़ोतरी हुई जिसमें 1.4% बढ़ोतरी निफ्टी में भी हुई। 2021 ले चलते हैं, 2021 में 5% तक उछाल आया, 5% तक उछाल आया बजट के बाद, यानी ये शेयर बाजार ने एक तरह से सलामी दी बजट को। निफ्टी में 4.7% का उछाल आया। 2020 की बात करें तो 2.43% का डाउनफॉल आया। ये उस वक्त था जब कोरोना देश में था और ये और जो निफ्टी में भी देखिए 2.5% तक की गिरावट आई है। 2019 0.59% इसका उछाल आया जब बजट आया और वही निफ्टी में 1.1% की गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी कुछ चुनिंदा शेयर जिसमें रहते हैं और ये आंकड़ा सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से। तो जिस दिन बजट आता है उस दिन बाजार कैसे रेस्पॉन्ड करता है, उसका हाल कैसे होता है, ये गौरव देखने को। बिल्कुल, और प्रोफेसर जयंत मल्होत्रा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जयंत मल्होत्रा, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी पसंद बन चुकी है एक बड़े सेगमेंट की देश में इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ रिटर्न्स बहुत अच्छे आए, बाजार ऑल टाइम हाई मार्केट के आसपास हैं। कैपिटल गेन को लेकर एक डर है, जैसा कि अंशुमन जी कह रहे थे कि एक वही अच्छी तस्वीर है, एक वही यहाँ पर गोल्ड पिक्चर है जो आपको दिखती है। मार्केट ये डर रहा है कि कहीं सरकार इस पर भी कोई ऐसी टैक्स ना लगा दे जिससे वहां कैपिटल मार्केट को पर फर्क पड़े। आपको क्या लगता है, कैपिटल गेन टैक्स से ज्यादा उम्मीद लगा रहा है यूजर?
गौरव 2004 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाया गया था और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था, STT फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। 36,000 करोड़ रुपया सरकार को मिला। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा देता है, जो कि उम्मीद कम है, लगा ही सकते हैं, मैं मेरी तरफ से अगर पर्सनल फ्रंट पे पूछा जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ये छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। डिविडेंड पे 100% मैं चाहूँगा कि डिविडेंड अगर आप एज ए इन्वेस्टर अगर मैं स्टॉक मार्केट में रहूँ तो मुझे अगर डिविडेंड पे अगर टैक्स, देखो कॉर्पोरेट टैक्स तो देखो सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, जैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ सरकार के पास ज्यादा पैसा आ रहा है। इतना सरकार को समझ में आता है कि अगर टैक्स कम करते हैं तो कॉम्प्लायंस का थोड़ा सा नेट बढ़ जाता है। अगर थोड़ा सा नहीं, एक व्यू इसमें और भी है। एक व्यू ये कहता है कि आप टैक्स का दायरा बढ़ाइए, टैक्स कम कीजिए। बिल्कुल गौरव, एब्सोल्युटली, ये आप जो बात बोल रहे हैं ना, टैक्स कम करिए और कॉम्प्लायंसेस में ऐसा लाइए कि सब लोग उसमें आ जाएं। तो जब वॉल्यूम में लोग आ जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जहां पे सरकार के पास पैसा खुद आएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है गौरव, हमारे पास एसेट क्लास है, मैं 2 मिनट का समय लूंगा। एसेट क्लास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद भी हमें पढ़ना पड़ता है कौन सा कहाँ पे लॉन्ग टर्म हो रहा है, शॉर्ट टर्म हो रहा है। घर खरीदेंगे 2 साल से अधिक अगर आपके पास है तो वो मतलब रियल एस्टेट पे अलग नियम है, शेयर मार्केट पर अलग नियम है, किसी और पर अलग है, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स पे अलग है। अच्छा, हर एक का टैक्स रिजीम भी अलग अलग है, किसी पे 10% है, किसी पे इंडेक्सेशन मिल रहा है, किसी पे इंडेक्सेशन। अगर वो सिंप्लीफाइड हो जाए और जैसा कि अभी सुनील जी कह रहे थे कि कोर्स करेक्शन चाहिए, एब्सोल्युटली, अगर वो 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे एसेट क्लास को, एक कर दे कि आप अगर आपका म्यूचुअल फंड है या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है वो एक दायरे में कर दीजिए, रियल एस्टेट को अलग कर दीजिए, अदर एसेट्स को अलग कर दीजिए, 1, 2, 3 साल जैसा सरकार को पसंद हो। बट अगर वो सिंप्लीफाइड हो जाए तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, जो कि सरकार कहती है नॉर्मल इंडिविजुअल को, और सीएस की मेहनत भी कम हो जाए। मेहनत तो खैर कम होगी, पैसा देखो आप फिर बिल्कुल आपने बात सही कही कि टैक्स रिजीम को लेकर, लेकिन जो राज्य होते हैं उनकी इकोनॉमी होती है, उनको भी आस बहुत होती है बजट एलोकेशन से। तो कुछ राज्यों के लिए बजट में ऐलान संभव है, ये उम्मीद है राज्यों को आर्थिक मदद का ऐलान संभव है और ये इकोनॉमिकली राज्य इस बजट को लेकर काफी नजर या टकटकी लगाए बैठे होते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हमारे राज्य को क्या मिल रहा है। तो एलोकेशन को लेकर ऐलान संभव है। कुछ राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस आर्थिक मदद का ऐलान संभव है। और आइए कुछ बताते हैं, कुछ विशेष राज्य के दर्जा भी रहा है और कुछ बिग वॉल के जरिए आपको डिटेल्स बताते हैं कि बजट में विशेष राज्य का दर्जा क्या, किसकी पुरानी मांग रही है और एनडीए सहयोगी जिसमें जेडीयू और टीडीपी की मांग रही है स्पेशल स्टेटस की राज्य को लेकर। स्पेशल स्टेटस की मांग क्यों है? बिहार और आंध्र प्रदेश सरकार की दलीलें रही हैं। दलील क्या है कि बंटवारे के बाद राज्य का विकास धीमा हुआ है, स्लो ग्रोथ हुई है, इसीलिए स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए। उसके बाद मांग रही संसाधन और खनिज दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो इसीलिए हमें देखा जाना चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फायदा क्या होता है? केंद्र सरकार से सहायता में कई लाभ मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर उसके बाद केंद्रीय योजनाओं में 90% तक धनराशि का एलोकेशन होता है। इसके अलावा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में रियायतें होती हैं, यानी सब्सिडीज होती हैं। इसी वजह से राज्य इस बात को आगे टारगेट करते हैं कि स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। और स्पेशल स्टेटस की मांग क्यों है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये दलीलें रही हैं और बिहार आंध्र प्रदेश की सरकार की ये दलील रही है। विजय सरदाना सर, अगर मैं चाहूँ आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, जो राज्यों का एलोकेशन होता है, सरकार के दिमाग में ये बात रहती है बजट के दौरान कि इन राज्यों को देना है, स्पेशल स्टेटस पे बात आके अटकती है, क्यों? देखिए, जो राज्य स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं उसमें 2 चैलेंजेस हैं। सबसे पहली बात तो ये सही है कि वहाँ पे ग्रोथ कम है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि वहाँ ग्रोथ कम क्यों है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आप चले जाइए वहाँ लोगों में पोटेंशियल नहीं है। समस्या ये है कि वहाँ जो सरकारें हैं, जो स्टेट मैनेज कर रही हैं, उनका अपना प्लान ही नहीं है। अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में आज जितना रॉ मटेरियल बिहार से तमिलनाडु जाता है, मैं मक्के की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मक्के के बेस पे बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगी आज तक? क्या कभी राज्य सरकार ने इस बात पे ध्यान दिया? क्योंकि इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं, लाइव स्टॉक सेक्टर की बात कर रहे हैं, दोनों हाईली प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? या तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, या करप्शन है, या प्लान ही नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं, सोच ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमें कोई अन्नदाता चाहिए जो ऊपर से पैसा दे दे, हमें कुछ ना करना। नहीं, इस बात पर मुझे लगता है कि सरकार की सोच भी पता करनी चाहिए। निधि, अगर अमोद राय हो तो प्लीज उनको बताइए। आनंद
आनंद पांडे अगर हो तो बताइए, क्योंकि स्पेशल स्टेटस को लेकर अभी कहा गया कि मौजूदा नियमों के तहत स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता। आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं, तो क्योंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं, क्या सरकार कोई स्पेशल फंड का एलोकेशन कर सकती है इन दोनों स्टेट्स के लिए? आलोक सर, सवाल इसी लिहाज से जहां स्पेशल स्टेटस की बात आती है। देखिए, मुझे लगता है स्पेशल स्टेटस कोई ऐसा नहीं कि सरकार जिसको मन चाहे दे दो, उसके नियम होते हैं कुछ, उसके प्रावधान होते डेफिनेटली अगर ये बिहार को या आंध्रा को अगर दिया जाएगा तो सवाल उठता है कि फिर उड़ीसा के साथ क्या प्रॉब्लम है, उड़ीसा को भी मिलना चाहिए, या कि फिर महाराष्ट्र से प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारा ग्रोथ रेट उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि जो कच्चा माल बिहार से उठ के, जैसा हमारे दोस्त ने बताया, बिहार में क्यों नहीं, हम आज एक दिक्कत और फेस करने वाले हैं कि जितना आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखाई दे रही है सारी नॉर्थ इंडिया में दिखाई दे रही है। 10 साल बाद साल उठेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट साउथ इंडिया में ज़्यादा नहीं सारा ज़्यादा नहीं सारा। मैं सॉरी टू बट इन, आप आइए जरा मेरे साथ यहाँ पर आलोक सर। मैं ये बात इसलिए भी अब आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स में जितने भी किसान हैं जो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको किसी तरीके से कोई राहत मिलती भी नहीं नजर आ रही, लेकिन यही लोग अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडस्ट्रीज देखते हैं, तो उनकी बल्ले बल्ले नजर आ रही है। यानी ये दुखी है और ये खुश। देखिए, आपके दोनों खोमचों में पूरी इकोनॉमी की तस्वीर साफ होती है। हाँ। ये टमाटर वाला हर दूसरे साल रोता है कि मेरे टमाटर के भाव नहीं मिल रहे, फेंको, और इस टमाटर से टमाटो सॉस कंपनी जो बनाती है उसके मजे आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। गेहूं वाला रोता है कि मेरे को भाव नहीं मिल रहे, और देश का सबसे बड़ा आटे का ब्रांड आशीर्वाद ब्रांड आटा है, आईटीसी कंपनी का शेयर 2 साल में दोगुना हो जाता है। तो यहाँ और यहाँ की जो लिंकेज है वो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से उठ के वहाँ जितना प्रोसेस जुड़ेगा उसमें सारे स्टेक होल्डर्स का फायदा होगा। मगर यहाँ भी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या होती है कि वो सारा जो अपना नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, वो सारा रोने में लगा रहता है, और सारे कॉरपोरेट के, सारे कोऑपरेटिव के सारे जो प्रोसेसिंग के मजे हैं वो साउथ या वेस्ट में जाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांगली इस बात पे बात करना जरूरी है कि टमाटर को टमाटो सॉस में बदला जाए और यूपी, बिहार में बदला जाए, और वहां स्टेक होल्डर उसका फायदा मिले। इसके लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, लेकिन एक बजट के जरिए आगे वाला विजन जिस तरीके से नवनीत सर हमें पता लगता है। अब मैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बात करना चाहती हूँ, और यही इंपॉर्टेंट सवाल भी है यहाँ पर कि अगर हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादातर जिस तरीके से आलोक सर ने बताया कि साउथ इंडिया में फोकस करते जा रहे हैं, क्या ऐसी वजह है? क्या नॉर्थ में वो पोटेंशियल नहीं है या नॉर्थ में वो इन्वेस्टर्स नहीं है? देखिए, जहाँ तक इसमें इस पूरे इकोसिस्टम को, प्रोडक्टिव इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है इसमें। जी। इस इकोसिस्टम सर इस तरफ आइए जरा, क्योंकि मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ। क्यों ना मैं, अगर हम सब कुछ मोबाइल पे ऑपरेट करते हैं, हम ये चर्चा भी कर रहे थे कि मोबाइल इन्वेस्टर्स भी अगर हम देखते हैं तो 10 में से 7 हमें चाइनीज ब्रांड्स या बाकी मल्टीपल इंटरनेशनल ब्रांड्स नजर आते हैं। इंडिया क्यों नहीं? इंडिया में इतने मैन्युफैक्चरर्स क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम बिल्टअप कर पाते उसे टेक के लिहाज से? क्या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है? कमी क्या है? चुनौती क्या है? इसमें 2-3 महत्वपूर्ण विषय हमको सोचने की आवश्यकता है। पहली चीज़ ये है कि अभी वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोडक्शन शिफ्टिंग इंडिया में हो रही है, फॉर एग्जांपल हम चाइना +1 की बात कर रहे हैं, हम एफडीआई को इंसेंटिव करना चाहते हैं। सो पहली चीज़ ट्रेड पॉलिसी में और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हम क्या कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भारत में आए, ये पहला विषय है। दूसरा विषय है कि जो बहुत सारे चीज़ों के अंदर ग्लोबल वैल्यू चेन की चर्चा हम आजकल कर रहे हैं। ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करने के लिए अगेन हमको अपनी ट्रेड पॉलिसी को बहुत भली भांति सोच के कैलिब्रेट करना पड़ेगा। अपने एफटीएस का भली भांति कैसे इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, एक अभी आप एग्रीकल्चर की बात कर रही थी। श्रिम्प एक प्रोडक्ट है, बहुत सारे फिशरीज प्रोडक्ट्स हैं। हमारे जापान के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन हम वो प्रोडक्ट जापान के अंदर नहीं बेच पाते हैं बिकॉज बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। ओके। तो इसकी वजह से हमें अपनी पहली बात है कि स्ट्रेटेजिकली ट्रेड पॉलिसी को कैसे इस्तेमाल करें कि हम इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू वेरियस इनपुट्स वो हम सुनिश्चित कर पाएँ। दूसरी है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसके अंदर बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की जो बात है, जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन की बात है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन की, वहाँ पे बहुत सारे गैप्स हैं अभी भी।
Therefore, cost of doing business continues to be a major concern. सर, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से जरा यहाँ पर भी आ जाइए, क्योंकि इन युवाओं की हम बात कर रहे थे कि ये यहाँ से इजीली शिफ्ट कर सकते हैं किसी और जगह पर, लेकिन यही अगर जॉब क्रिएटर्स हमारे देश में और ज्यादा मौका हमें मिल जाए तो ये भी ऐसा नहीं सोचेंगे। मैम, इसी जगह से 3 किलोमीटर दूर नोएडा में यही चाय का कप आपको 200 रुपए का मिलता है और लाइन लगा कर बेचता है वो। Exactly. अब मसला ये है कि सिर्फ चाय बेचेंगे तो 10 रुपए की मिलेगी, चाय के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस बेचेंगे तो 200 का मिलेगा। अब उस चाय के कप को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए, थोड़ा माइंडसेट चाहिए। तो हमारे इसी युवा का थोड़ा स्मार्ट बना के टी शर्ट बना के पहना के रखेंगे कि हमारा युवा 200 कमा लेगा। पॉइंट मेरा कुल इतना है कि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन, थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और यही चाय का कप आपको ठीक ठाक रोजगार दे सकता है। ये कोई ऐसा रोजगार नहीं जिसे आप माने कि बड़ा खराब रोजगार है। Exactly. जी बिल्कुल, पर उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए और थोड़ा विजन चाहिए। ट्रेनिंग और विजन, लेकिन गौरव मिल कैसे सकता है? एक्सपर्ट्स के साथ आप चर्चा करिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मौका है अब चाय पीने का, ये समझते हुए कि आखिर किस तरीके के विजन के साथ अब से थोड़ी देर बाद हमें ये पता लग जाएगा कि सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए। ओवर टू यू गौरव। बिल्कुल, ट्रेनिंग की बात कर रही हैं आप, विजन की बात कर रही हैं। सरकार का एक विजन तो बहुत साफ दिख रहा है और वो है डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना, डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देना। और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, बजट 2024 में रक्षा बजट बढ़ाएगी सरकार, स्वदेशी हथियारों के लिए बजट बढ़ाएगी। पिछले 10 साल में रक्षा बजट 170% बढ़ा है। 2024 के अंतरिम बजट में 6.21 लाख करोड़ डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेट किए गए थे। अब आज नंबर बढ़ेगा, इसी कॉन्टिन्यूटी में कुछ और नया ऐलान होगा, क्या किया जाएगा इस पर सबकी नजर है। बिल्कुल गौरव, कुछ आइए डिटेल्स में जानकारी देते हैं, डिफेंस सेक्टर पर क्यों ध्यान रहता है सरकार का और अब तक क्या हुआ है। आपको बताते हैं मोदी सरकार में डिफेंस एक्सपोर्ट जो रहा है वो कैसा रहा है। देखिए, बहुत जरूरी बात, स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया जा रहा है। 2013-14 की बात करें तो 686, इसके अलावा 2014-15 की बात करें तो 1941, 2015-16 की बात करें 2058। देखिए कैसे बढ़ रहा है, ये फिगर लगातार बढ़ रहा है। 2016-17 की बात करें तो यहां पर कम एलोकेशन 1521, इसके अलावा 2017-18 की बात करें 4682, यहां से लेकर यहां तक। और फिर 2018-19 की बात करें तो ये देखिए कितना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और बीते 10 सालों में, आंकड़े आपको करोड़ में दिखा रहे हैं, बीते 10 सालों में 170% तक ये उछाल आया है। अब ये देखिए 2019-20 9115, उसके अलावा 20-21 में देखिए इसमें कम हुआ है जरूर, लेकिन ये कोरोना का वक्त था जब इसमें कम हुआ। और इसके बाद 2021-22 में देखिए क्या बूम आया, क्या उछाल आया। उसके बाद ये ग्राफ 2022-23 में देखिए 15,000 तक चला गया। तो डिफेंस एक्सपर्ट आपके साथ बैठे हैं गौरव, उनसे जरूर जानिए कि कितना ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, देश की सुरक्षा करनी है तो आर्मी को हथियार चाहिए होंगे, आर्मी को पैसा चाहिए होगा, सर इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ने से डिफेंस सेक्टर में देश की क्या इमेज बनती है सर, और ये कितना जरूरी है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी देश के अंदर अगर निवेश आना है, उसकी तरक्की होनी है, इंडस्ट्रियलाइज होना है, जब तक आपके बॉर्डर सुरक्षित नहीं होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी आपकी पुख्ता नहीं होगी, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इसलिए आपको अपना डिफेंस को तगड़ा करना है। और डिफेंस के अंदर 2 हिस्से आगे, एक तो आपका जो अपनी कैपेबिलिटी है आर्म्ड फोर्सेस की, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, मौजूदा थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए उनको सक्षम बनाना है। और साथ साथ में जो हमारी डिफेंस प्रोटेक्शन है, जो हमें आत्मनिर्भर भी करती है और हमको वो रेवेन्यू कमा के भी देती है, उसको बढ़ावा देना है। और अभी जो आपने आंकड़े दिखाए, ये लगातार हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आज के दिन में हिंदुस्तान या भारत हमारा तकरीबन दुनिया के अंदर 12 मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ। मेजर आर्मामेंट्स, हाँ, जिसके अंदर आपके मिसाइल सिस्टम्स है, ब्रह्मोस, और उसमें बहुत बड़ा नाम आर्मेनिया, फिलीपींस ऐसे देशों का भी है। मैं आ रहा हूं आपके से। देखिए, एक बड़ी खबर और आ रही है अग्निवीर योजना को लेकर, दिखाइए जरा। बजट में अग्निवीर योजना पर भी ऐलान हो सकता है, बड़ी खबर। अग्निवीर योजना में बदलाव पर भी कोई ऐलान बजट में संभव है। ये देखिए, अग्निवीर योजना क्योंकि बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी है, इसको लेकर सरकार क्या कुछ करेगी बजट में, ये भी देखना होगा। सर, अग्निवीर पर क्या कहना है आपका? देखिए, अग्निवीर योजना जो है एक इंडिविजुअल एस्पिरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए यंग ब्लड जवान हो, ताकि वो हाई एल्टीट्यूड में, पहाड़ी इलाके में, गलवान जैसी जगह, कारगिल जैसी जगह में लड़ सकें। और साथ में आपकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है आर्मी की, वो यंग रहे।
लेकिन इंडिविजुअल क्या चाहता है, अभी मेरे को नहीं, अगर फाइनेंशियली कोई उसको मोटिवेशन इंसेंटिव मिलता है कुछ उसको, जैसा अभी बहुत हरियाणा सरकार ने ऐलान की लोन वगैरह के लिए, तो क्या ये पर्पज सॉल्व करेगा जो अग्निवीर को मदद देने की बात हो रही है? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा अमेंडमेंट हो जाने से अग्निवीर एक बहुत पॉपुलर स्कीम बन जाएगी। इसको अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया। मैं खुद शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती हुआ 5 साल के लिए, मैं जनरल बन के रिटायर हुआ। अग्निवीर में अगर 100 जवान आते हैं तो 25 रेगुलर रहेंगे, आगे चलेंगे, और 75 बाहर जाएंगे, जिनको कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और जगह पे उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो 21 साल की उम्र में तकरीबन वो 20-22 लाख रुपया अपनी जेब में लेके निकलेगा, जिसको कहीं भी निवेश करके वो अपना कोई धंधा चालू कर सकता है। तो उम्मीदें, आस और प्रयास, यही सरकार की कोशिश होती है और इसीलिए अग्निवीर योजना को लेकर भी बहुत आस है, तो इसीलिए ऐलान भी किए जा सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो हम हमारी नजर बने हुए हैं और सुबह 10 बजे भी ये खास पैनल मौजूद रहेगा जिसमें टैक्स एक्सपर्ट होंगे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट होंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे और इस बीच बजट की देखिए कॉपी पहुंच चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। जिस दिन बजट होता है और ये जो पूरी टीम होती है, आर्थिक विभाग और वित्त मंत्रालय, वो टीम मेहनत करती है महीनों तक और उसके बाद ये मौका आता है बजट पेश करने का, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी बड़ी पेशकश जारी है। ब्रेक में जाने से पहले आपको लखनऊ की जनता की बात सुनवाते हैं, क्या कह रही है वहां की जनता। एज अ वुमेन आई थिंक कि जो किचन की जो ग्रोसरीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आया है, इतनी जल्दी हाइक कर जाते हैं। गैस है वो भी बहुत जब महंगी है, प्लस बजट में ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी इनको स्कूल की फ़ीस है वो बहुत जल्दी एवरी ईयर बढ़ जाती है, तो इस पे भी इनको ध्यान देना चाहिए। टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, कोई रिबेट नहीं है, और गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, बच्चों की एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है।